Welcome to the chapter 1 from Maths 1. The name of chapter is Mathematical Logic. Mathematics is an exact science. Mathematics is an exact science. मतलब अगर हम लोग कहीं पर भी जाएंगे यूनिवर्स में तो 2 + 0 ये 2 ही आएगा। मतलब आप इसको इंडिया में करके देखोगे तो भी 2 ही आएगा, जापान में करके देखोगे तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा, अमेरिका में जाकर करेंगे तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा। इट विल गिव द एग्जैक्ट आंसर। इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स इज एन inexact science. Mathematics is an exact science. Every statement must be precise. Accurate होना चाहिए, correct होना चाहिए, must be precise, and there has to be proper reasoning in every mathematical proof. Proper reasoning involves logic. Proper reasoning involves logic. Logic related to mathematics has been developed over the last 100 years or so. The axiomatic approach to the logic was first propounded by the English philosopher and mathematician George Boole, and therefore it is known as Boolean logic or mathematical logic or symbolical logic. ये जो फाउंडर है जॉर्ज बुल, and therefore this logic topic is called as Boolean logic or mathematical logic. हमारे चैप्टर का यहाँ पर जो नाम है that is mathematical logic or called as symbolic language or symbolic logic. Now the word logic is derived from the Greek word logic is derived from the Greek word logos, which means reason. Thus logic deals with the method of reasoning. Logic का मतलब क्या होगा? It's a method of reasoning. Aristotle, the great philosopher and the thinker, laid down the foundations of study of logic in a systematic form. The study of logic helps in increasing one's ability of systematic and logical reasoning and develop the skill of understanding the validity of statement. So there Aristotle has laid down the foundations of study of logic in a systematic form. This is just a background of logic. This is just a background of logic. ये लॉजिक पार्ट क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। पहली बात तो ये अप्रोच किसने फाइंड आउट किया था? जॉर्ज बुल, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज बूलियन लॉजिक और मैथमेटिकल लॉजिक और सिंबॉलिक लॉजिक। फिर इसका फाउंडेशन जो स्टडी ऑफ लॉजिक है इन सिस्टमैटिक फॉर्म, उसका सिस्टमैटिक स्टडी किसने किया है? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल द ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर। तो हमको ये स्टेटमेंट समझने में, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की वैलिडिटी समझने में ये काम आता है लॉजिकल रीजनिंग। अभी कैसे काम आता है ये पूरे चैप्टर में हम लोग सीखने वाले। देयर आर टोटल 10 एक्सरसाइज प्लस 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये पूरे 10 एक्सरसाइज तक हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। सबसे पहले वाला कंसेप्ट में आता है, सबसे पहला वाला कंसेप्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट? A statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. एक सेंटेंस होगा जिसमें कुछ डिक्लेयर किया होगा। समथिंग इज डिक्लेयर इन अ सेंटेंस, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। एक तो ये सेंटेंस है where certain things is declared, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग स्टेटमेंट ओवर हियर 3 + 4 = 7। 3 + 4 = 7 ये एक सेंटेंस है। डिक्लेयर किया हमने, कुछ वैल्यूज डिक्लेयर किया कि 3 + 4 = 7।
अब कहीं पर भी जाओ दुनिया में, किसी कॉर्नर में लेकर जाओ उसको, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। इफ यू राइट लाइक दिस 3 + 4 = 9, अब हमने ये डिक्लेयर किया है यहाँ पर वैल्यू। अब कहीं पर भी लेके जाओ इसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। इसका आंसर जो है वो फॉल्स ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। अब कहीं पर भी लेके जाओ, किसी को भी पूछो 3 + 4 = 7, यस ट्रू। 3 + 4 = 9, अब किसी को भी पूछो जो मैथ्स जानता है, he will give the answer it is false। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जहां पर कुछ डिक्लेयर किया है, और जो डिक्लेरेशन किया है या तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, लेकिन दोनों नहीं है, दोनों एक साथ नहीं है। जैसे 3 + 4 7, अगर हम लोग बोलते, कुछ लोग बोलेंगे यस ट्रू है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा। and therefore a declarative sentence या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, that will be called as a statement। मतलब 3 + 4 = 7 ये स्टेटमेंट है, 3 + 4 = 9 ये भी ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, मुंबई इज अ कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई इज अ कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो इट इज अ ट्रू। हमने यहाँ पर कुछ डिक्लेयर किया, ये सेंटेंस है जहाँ पर कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। क्या डिक्लेयर किया है? कि मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। अब आप किसी को भी जाके पूछोगे तो इसका आंसर ट्रू ही आएगा। किसी को भी जाकर पूछोगे इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। अगर समझो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पुणे इज अ कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। पुणे इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये हमने स्टेटमेंट बनाया है, सेंटेंस है, जिसमें डिक्लेयर किया है कि पुणे जो है महाराष्ट्र का सिटी है, कैपिटल सिटी है। अब आप किसी को भी जाके पूछोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। किसी को भी जाके पूछोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। मतलब ये ऐसे सेंटेंस जहां पर कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया है, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकता एक साथ। दोनों नहीं हो सकता एक साथ, राइट। तो ये जो है, दिस इज दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट, and it is denoted by letters. It is denoted by letters like small p, q, r. Small letters p, q, r, ऐसे हम लोग उसको नोटेट करेंगे, डिनोट करेंगे। Here are statement. अब स्टेटमेंट में what is very important, the sentence like exclamatory, interrogative, imperative are not considered as statements। इनको स्टेटमेंट नहीं बोला जाता। मतलब ये सेंटेंसेस है, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर ओपन द डोर, दैट मींस आई एम गिविंग द कमांड। मैं कमांड दे रहा हूँ कि डोर को ओपन करो, ओपन द डोर। अब कोई उसको ओपन करेगा, कोई नहीं करेगा। मतलब समटाइम्स इट्स वैल्यू इज ट्रू, समटाइम्स इट्स वैल्यू इज फॉल्स। प्लीज ओपन द डोर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ओपन द डोर। कोई उस रिक्वेस्ट को सुनेगा, कोई उस रिक्वेस्ट को नहीं सुनेगा। Sometimes it is true, sometimes it is false. Sometimes it is true, sometimes it is false. तो ये क्या नहीं हुआ? स्टेटमेंट नहीं हुआ। स्टेटमेंट या तो ट्रू ही होना चाहिए या फिर फॉल्स ही होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। When we say open the door, समझो मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा, ऑर्डर दे रहा, ओपन द डोर, तो कोई मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो इसका मतलब समटाइम्स द वैल्यू इज ट्रू, समटाइम्स द वैल्यू इज फॉल्स। तो ऐसा जो सेंटेंस है वो क्या नहीं हो सकता? स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हमारे लॉजिक में सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, या तो वो ट्रू होना चाहिए या फिर वो फॉल्स होना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और ये जो रूल है वो आपको याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी, जैसे से फॉर एग्जांपल चार दोस्त मिलकर जाकर एक मूवी देखकर आ रहे हैं। चार दोस्त लोग एक मूवी देखने के लिए गए,
उसमें से मूवी देखने के बाद एक दोस्त बोलता है व्हाट अ लवली पिक्चर, व्हाट अ पिक्चर। अब उसको वो पिक्चर पसंद आ गया, हो सकता है बाकी लोगों के लिए वो पसंद नहीं आया होगा, मतलब उसके लिए वो वैल्यू ट्रू है, बाकी लोगों के लिए वैल्यू फॉल्स है। And therefore exclamatory sentence is not a statement in logic. अब आप एक्सक्लेमेटरी कैसे ढूंढते हो? आप सबको पता है एक्सक्लेमेटरी मतलब यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तो ये एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट हो गया। तो ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो हमारे लॉजिक के लिए स्टेटमेंट नहीं होगा। इसका वैल्यू जो ट्रूथ वैल्यू कभी ट्रू भी हो सकता है, कभी फॉल्स भी हो सकता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस होता है, वो जो है वो क्या नहीं होंगे, स्टेटमेंट नहीं होंगे। क्वेश्चंस आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान सकते हो, जिसके आगे ऐसा ये क्वेश्चन मार्क होगा, जिसके आगे ये क्वेश्चन मार्क्स होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एंड इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर होगा, सजेशन होगा, रिक्वेस्ट होगा, कई बार ऑर्डर होगा जैसे ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट हो गया। सजेशन हो गया, लेट्स प्ले टुगेदर, लेट्स गो टू द मूवी, तो वो सजेशंस हुआ है। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस है वो क्या नहीं होंगे, स्टेटमेंट नहीं होंगे हमारे लॉजिक के लिए। जैसे यहाँ पर डोंट एवर टच माय फोन, तो यहाँ पर ये ऑर्डर दिया हुआ है, मेरे फोन को हाथ मत लगा। डोंट एवर टच माय फोन, रिमेंबर मी, मुझे याद रखो। So this type of sentences which are imperative are not statement in logic. Are not statement in logic. I hope you understood what is statement in logic. बढ़ते आगे. 2 is a prime number. 2 is a prime number. Every rectangle is a square. The sun rises in the west. Mumbai is the capital of Maharashtra. देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज डिक्लेयर की है, कुछ ना कुछ वैल्यूज डिक्लेयर की है। अब इसमें से किसी का वैल्यू ट्रू होगा, किसी का वैल्यू फॉल्स होगा। जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो जो ट्रूथ वैल्यू ट्रू है उसको टी लिखा जाता है, कैपिटल टी। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, आपको पता है, ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, इट्स अ फॉल्स। इसका ट्रूथ वैल्यू जो है, उसका जो वैल्यू है ट्रूथ वैल्यू, वो फॉल्स है, ये गलत डिक्लेरेशन है। इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया फॉल्स। तो अगर फॉल्स है तो हमको कैपिटल एफ लिखना है, अगर ट्रू है तो उसको कैपिटल टी लिखना है। द सन राइजेस इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द वेस्ट, आप सबको पता है सन राइजेस इन द ईस्ट, वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, तो इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो वी हैव टू राइट एफ। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यस, मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या है, ट्रू है, मतलब ये डिक्लेयर किया हुआ सेंटेंस जो वो ट्रू है। दिस डिक्लेरेशन इज ट्रू, दिस डिक्लेरेशन द सन राइजेस इन द वेस्ट, दिस डिक्लेरेशन इज फॉल्स। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये डिक्लेरेशन फॉल्स है। 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 एक अकेला प्राइम नंबर है जो इवन होता है, so 2 इज अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गया, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गया, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गया, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो गया। अ स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। द ट्रूथ वैल्यू of true statement is denoted by capital T, and false statement, the truth value of false statement is denoted by capital F. F stands for false, T stands for true. आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसका ट्रूथ वैल्यू हाउ इट इज डिनोटेड। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका ये डिक्लेयर किया हुआ है सेंटेंस में, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव, पता है स्क्वायर करेंगे हम रियल नंबर का, 2 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 4 ही आएगा। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड, आप करके देखो ऑड नंबर्स को टोटल करके, 3 इज ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर, तो 3 + 5 8 आता है, वो तो इवन नंबर है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
sum of opposite angles in the cyclic rectangle is 180 डिग्री, ये ट्रू होता है। अब इसका साइक्लिक रेक्टेंगल आपको पता है जिसके वर्टिसेस आर ऑन अ सेम सर्कल। साइक्लिक रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा रेक्टेंगल जिसके वर्टिसेस एक ही सर्कल पर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक रेक्टेंगल। This is called as cyclic rectangle. A rectangle whose vertices are on the circle, same circle. So this is cyclic rectangle. और यहाँ पर क्या लिखा है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, उसके अपोजिट एंगल्स का जो टोटल होगा दैट विल बी 180 डिग्रीज एंड इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपने ज्योमेट्री में ये पढ़ा होगा, इसको आपने प्रूव भी किया होगा। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। So here the truth value of statement 1 and 4 is 2. 1 and 4 is 2 and that of second and third is false. So second and third answer false है. First and fourth answer true. I hope you understood this truth values of this all four statements. An open sentence is a sentence whose truth can vary मतलब changes according to some conditions which are not stated in the sentence. तो इस बार क्या होता है ओपन सेंटेंस? क्योंकि हमको ये समझना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। वो स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर वो ओपन सेंटेंस है तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। नाउ व्हाट इज ओपन सेंटेंस? ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस whose truth can vary, उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो चेंज होगा, तो कभी फॉल्स होगा कभी ट्रू होगा, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस की वजह से। जो कंडीशन उस स्टेटमेंट में नहीं लिखा, वो सेंटेंस में नहीं लिखा। जैसे यहाँ पर देखो ये पहला लिखा है सेंटेंस 3 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अभी आपको पता है कि एक्स का वैल्यू, अभी यस माइनस 4 को यहाँ पर लेकर जाओगे तो माइनस, प्लस को यहाँ पर लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर 4 है तो ये सेंटेंस ट्रू होगा। अगर x का वैल्यू इफ इट इज अदर देन 4, 4 के अलावा और कुछ वैल्यू है, 1 है 2 है 3 है या फिर 5 है 6 है 7 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। x के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि अगर x का वैल्यू 4 है तो ट्रू होगा, x का वैल्यू इट इज अदर देन 4 तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x which is not stated in the sentence। x का वैल्यू इस सेंटेंस में नहीं दिया है and therefore it is a open sentence। Chinese food is very tasty। अब बोलने वाले के लिए टेस्टी लगता होगा लेकिन सुनने वाले के लिए टेस्टी नहीं है, समझो। किसी को टेस्टी लगता होगा किसी को टेस्टी नहीं लगता होगा। इट इज अ ओपन सेंटेंस, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति के अनुसार ये बदलते जाएगा, किसी को पसंद आएगा किसी को पसंद नहीं आएगा। And therefore such sentences are called as open sentences, and open sentences are not statement in logic, are not statement in logic। Mathematical identities are true statements। Mathematical identities जैसे any number plus 0 और 0 plus any number is equal to same number, और any real number a। अगर a कोई रियल नंबर है, कोई भी नंबर है रियल नंबर जिसमें 0 ऐड करोगे या फिर 0 में रियल नंबर ऐड करोगे तो वो रियल नंबर ही आता है। या फिर a मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हैं जो हमेशा क्या होंगे? ट्रू स्टेटमेंट्स होंगे, मतलब स्टेटमेंट भी होंगे और वो हमेशा ट्रू भी होंगे, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज। और ओपन सेंटेंस जो है, ओपन सेंटेंस वो क्या नहीं होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि कभी ये ट्रू भी हो सकता है कभी ये फॉल्स भी हो सकता है। इसका वैल्यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। जैसे यहाँ पर कंडीशन एक्स का है, यहाँ पर कंडीशन टेस्ट का है। टेस्ट सबके लिए सेम नहीं होता, किसी को पसंद हो सकता है किसी को पसंद नहीं हो सकता चाइनीज को। तो यहाँ पर ये ओपन सेंटेंस हुआ जो स्टेटमेंट नहीं होगा हमारे लॉजिक के लिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Determine whether the following sentences are statement in logic।
एंड राइट डाउन दैट्स ट्रूथ वैल्यू। पहले तुमको डिसाइड करना है कि ये स्टेटमेंट है क्या, क्या हम लोग इसको लॉजिक में स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या, अगर नहीं बोल सकते तो क्यों नहीं बोल सकते, और अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये हमको डिसाइड करना है। पहला, स्क्वायर रूट ऑफ -9 इज अ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसमें कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया है, मतलब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। हम लोग ट्रू है कि फॉल्स है नहीं बोल रहे, इट्स अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया है, हम सबको पता है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, therefore its truth value is false। पहली बात तो ये स्टेटमेंट है, कुछ स्टेटमेंट किया गया है, लेकिन हमको पता है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स है। तो जैसे कि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आई थिंक आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि कौन से रैशनल नंबर्स है, कौन से इरैशनल नंबर्स है, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर काउंटेबल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, राइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लिए और बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए आपको वो काम में आएगा कि किसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं, किसको इरैशनल से बोलते हैं, राइट, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, काउंटेबल नंबर्स क्या है। फॉर दैट विल मेक अ सेपरेट वीडियो, आपके ये सारे क्वेश्चन जो आपके वो वहां पर वो सॉल्व हो जाएंगे। तो एट प्रेजेंट जिनको पता है कि ये क्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, एंड देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, स्टेटमेंट नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। रीजन क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टोक्यो इज इन गुजरात, देखो यहाँ पर सेकंड वाले के लिए ये स्टेटमेंट ही नहीं था, तो उसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करना, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही नहीं है। टोक्यो इज इन गुजरात, अभी यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया है जिसमें कुछ वैल्यू डिसाइड किया है, वैल्यू डिक्लेयर किया है कि टोक्यो जो है वो गुजरात में है, नहीं है, ये आपको पता है। हम लोग उसका ट्रुथ वैल्यू नहीं, पहले हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं। तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पर कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया है, यस इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है। अब आपको पता है स्टेटमेंट का जो वैल्यू है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, टोक्यो गुजरात में है ही नहीं, है ना, टोक्यो कहाँ पर है, जापान में है। तो इसका मतलब इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है, इसका ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स। फंटास्टिक, लेट्स गो। यहाँ पर देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, स्टेटमेंट नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं आए। प्लीज ओपन द डोर क्विकली, प्लीज रिक्वेस्ट किया है ना, तो ये इंपेरेटिव हुआ, यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब स्टेटमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अभी यहाँ पर हमको 6 वाला सेंटेंस देखना है, क्या लिखा, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। जैसे 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, राइट। फिर और इवन नंबर ले लो आप, 6 का स्क्वायर 36 आता है। पहली बात तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसमें कुछ डिक्लेयर किया है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्टेटमेंट, तो ये पहली बात तो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, और इसका जो आंसर है वो ट्रू है, therefore ट्रूथ वैल्यू इज 2, ट्रूथ वैल्यू इज t, ट्रूथ वैल्यू इज t, दैट इज ट्रू। अब यहाँ पर लिखा है x प्लस 5 इज लेस देन 14। अब यहाँ पर अगर देखोगे इस x का वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करता है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। मतलब अगर x का वैल्यू आपको पता है, अभी इसको सॉल्व, अब इनइक्वालिटी को पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हो, इनइक्वालिटी को पहले आप, इनइक्वालिटी है यहाँ पर, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9।
तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 से लेके 8 तक है, 1 to 8 है, x का वैल्यू 1 to 8 है, तो ये सेंटेंस ट्रू होगा। अगर x का वैल्यू 9 या फिर 9 से ज्यादा है, x का वैल्यू 9 या फिर 9 से ज्यादा है, तो इन दैट केस ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कभी ट्रू आएगा, कभी फॉल्स आएगा, इसका वैल्यू कभी ट्रू आएगा, कभी फॉल्स आएगा। मतलब वैल्यू इज नॉट फिक्स, मतलब ये ओपन सेंटेंस हो गया, ये ओपन सेंटेंस हो गया, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ ओपन सेंटेंस, इट इज अ ओपन सेंटेंस, ये ओपन सेंटेंस है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट नहीं है। अभी स्टेटमेंट नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। फिर 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा कुछ डिक्लेयर किया, वैल्यू डिक्लेयर किया। पहली बात तो वैल्यू डिक्लेयर किया मतलब ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। अब अगर ये स्टेटमेंट है तो उसका कुछ ट्रूथ वैल्यू होना चाहिए, या तो वो ट्रू होना चाहिए या फिर ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो आपको पता है 5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, and therefore the value is truth value is false। क्या लिखेंगे? F। वेस्ट बंगाल इज कैपिटल ऑफ कोलकाता, कुछ वैल्यू डिक्लेयर की है सेंटेंस में। तो पहली बात तो बेसिकली ये क्या है, स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। अब अगर ये स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू होना चाहिए। वेस्ट बंगाल इज कैपिटल ऑफ कोलकाता, ये तो उल्टा हो गया। वेस्ट बंगाल ये स्टेट है, कोलकाता ये सिटी है, ये उल्टा है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इसका मतलब हुआ ये फॉल्स सेंटेंस है। तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर आगे लिखा हुआ है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपने पिछले साल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये करेक्ट है। पहली बात तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया है, देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्या है, स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट है, कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया सेंटेंस में, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 ही होता है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो उसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। वेलकम टू द exercise 1.1 from the chapter mathematical logic। exercise 1.1 page number 2 and 3 from the textbook। तो कुछ sentences दिए हुए, there are total in all there are 25 sentences। हमको ये बताना है whether it is a statement or not। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो वो क्यों नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट सेंटेंस, अ ट्रायंगल हैज n sides, n number of sides, मतलब n that can be any number 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है, यस इट इज अ स्टेटमेंट। अब n साइड्स है, मतलब इट कैन हैव 1 2 3 4 5 6, बट आपको पता है अ ट्रायंगल हैज ओनली 3 साइड्स, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, f, दैट इज फॉल्स। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यस इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, और आप सबको पता है कि ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उन सबकी जो टोटल है वो 180 डिग्री होती है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपने देखा होगा इक्वी एंगल ट्रायंगल 60 60 60, तो तीनों का अगर टोटल करोगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 180 ओनली। आपने सुना होगा इक्वी एंगल ट्रायंगल जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 60 60 60। फिर आपने कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सुना होगा 90 30 एंड 60, फिर 90 45 45। तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो इट्स अ
ट्रू स्टेटमेंट, तो ट्रूथ वैल्यू इज टी। यू आर अमेजिंग, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। दिस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता लॉजिक में, ये स्टेटमेंट नहीं, क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज अ exclamatory sentence. Please grant me a loan. It's a request. It is imperative statement. It is imperative sentence, and therefore this sentence cannot be a statement. ये statement नहीं हो सकता क्योंकि ये imperative sentence है, request किया हुआ है। Square root of -4. Square root of -4 is an irrational number. पहली बात तो ये sentence statement है, कुछ ना कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया हुआ है, सो यस इट इज अ स्टेटमेंट। अब -4 का स्क्वायर रूट, -4 का स्क्वायर रूट ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, इसका जो वैल्यू होगा दैट इज फॉल्स, एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है रैशनल, क्या है इरैशनल। A number that can be expressed as a ratio of two integers in the form of p divided by q, where q is not equal to 0 is called a rational number. Rational number किसको बोलते हैं? कि जिस नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं p अपॉन q, और वहां पर q का वैल्यू 0 नहीं होगा, वो सारे नंबर जो है वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। ऑफकोर्स आपको इंटीजर्स को लिखना है, तो 1 डिवाइड बाय 3, 10 divided by 7, 22 divided by 7, 24 divided by 4, 20 divided by 6, 5 divided by 1, minus 100 upon 5, minus 6 upon 4। देखो 24 upon 4 करोगे तो 6 आएगा, मतलब 6 is also a rational number, क्योंकि जब आप 6 लिखते हो तो ये होता है 6 upon 1 होता है। जैसे आप सिर्फ 5 लिखते हो तो 5 upon 1 हो गया, 5 upon 1 मतलब ही 5 हो गया। तो ये सारे रैशनल नंबर्स है। नाउ अगर हम लोग पॉजिटिव 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये +2 होगा या फिर -2 होगा? अब +2 ये भी एक रैशनल नंबर है, -2 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि +2 को आप लिख सकते हो 2 upon 1, -2 को भी लिख सकते हो -2 upon 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ +4 इज अ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इमेजिनरी नंबर। आप किसी नेगेटिव वैल्यू का इंटीजर निकाल दो, जैसे आपने देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में आई मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1, -1 का स्क्वायर रूट। आप किसी भी नॉन पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो, नॉन पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो, इट इज एन इमेजिनरी नंबर, सो इट इज इनडिटरमिनेट वेदर इट इज अ रैशनल और इरैशनल। हम लोग बोल नहीं सकते कि ये रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ -4 is neither rational nor irrational, it is imaginary। ये इमेजिनरी नंबर है, तो बोल नहीं सकते इनडिटरमिनेट ये रैशनल है या फिर इरैशनल, मतलब ये दोनों नहीं है, इट इज इमेजिनरी नंबर, इट इज इमेजिनरी नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर। नेक्स्ट इज 6। x square minus 6x plus 8 is equal to 0 implies x is equal to -4 और x is equal to -2। सबसे पहली बात तो कुछ ना कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर किया है सेंटेंस में, तो यस इट इज अ स्टेटमेंट। अब आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए 8 के हमको दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस में हो और एडिशन माइनस में हो। 8 के हमको दो फैक्टर्स निकालने, फैक्टराइजेशन, ये जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस में हो और एडिशन माइनस में हो। सो वी नो द नंबर्स, नंबर है वो -4 एंड -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड -4 प्लस -2 विल बिकम -6। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, x -4 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, x -4 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0।
मतलब x का आंसर या तो हो सकता है therefore x is equal to +4 और x is equal to +2, ये उसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर बोला x is equal to -4 और -2, that means the sentence is wrong and therefore its truth value is false. Therefore the truth value is false. 7. He is an actor. Now who is he? It's not defined. यहाँ पर ये जो प्रोनाउन यूज किया ही तो वो डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर ये कोई भी हो सकता है, शाहरुख खान हो सकता है, आमिर खान हो सकता है, सलमान खान हो सकता है, ऋतिक रोशन हो सकता है, या फिर आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। तो ही इज एन एक्टर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कुछ वैल्यू डिसाइड तो किया है, लेकिन इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ऋतिक रोशन की बात करते हैं तो ये सही हो जाएगा। तो समटाइम्स इट इज ट्रू, समटाइम्स इट इज फॉल्स एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। अगर ये ओपन सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। डिड यू ईट लंच येट? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये क्या नहीं हो सकता? स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। तो यहाँ पर एक सजेशन है, राइट? तो यहाँ पर एक सजेशन है, दैट मीन्स इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये क्या नहीं होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। and x plus y whole raised to 2, that is square, x plus y whole square, इसका आपको एक्सपेंशन पता है, that you learn in schools, x square plus 2xy plus y square for all x and y belonging to the real numbers, sets of real number। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन किया हुआ है सेंटेंस में। सो यस इट इज अ स्टेटमेंट, आपको पता है ये ट्रू है, therefore truth value is t, truth value is t। I hope you have understood up to this। 11, every real number is a complex number। every real number is a complex number। कुछ वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, यस ये स्टेटमेंट है। इस सेंटेंस में एक वैल्यू डिफाइन किया, इसलिए ये स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज t। अब ये ट्रूथ वैल्यू t या फिर ये ट्रू स्टेटमेंट क्यों है, पहले वो देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 + 5i a + bi, जहां पर ये 2 जो है वो रियल नंबर है एंड 5i इज एन इमेजिनरी नंबर। बेसिकली i इज एन इमेजिनरी नंबर और 5 को मल्टीप्लाई किया है तो ये 5i ये इमेजिनरी नंबर हो गया। अगर मुझे इस 2 को लिखना है तो वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, 2 + 0 × i। तो 0 × i इज एन इमेजिनरी नंबर, तो 0 × i तो इसका वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा। तो 2 + 0 = 2, मतलब बेसिकली 2 जो रियल नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है? a + bi, a + bi। तो 2 को कैसे लिखेंगे? a दैट इज 2 + b दैट इज 0 × i। तो b × i दैट इज 0 × i, ये 0 ही हो जाएगा। सो 2 + 0 = 2, तो 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। So every real number is a complex number, but every complex number is not a real number। So a complex number is any number that includes I। Any complex number, a complex number is any number that includes I। Any real number R can be written as R + 0 × I, which is a complex number। I hope you understood the correct answer। 1 is a prime number। पहली बात तो यहाँ पर कुछ वैल्यू डिफाइन किया है, therefore this sentence is a statement। yes ये एक स्टेटमेंट है। अब देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself।
प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर खुद, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 2 के जो डिवाइजर्स है वो सिर्फ दो ही है, 2 एंड 1, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 3 के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 7 के लिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पर ये ऐसे नंबर्स है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा वो नंबर खुद। लेकिन अगर हम लोग 1 की बात करेंगे तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एज इट हैज ओनली वन पॉजिटिव डिवाइजर। 1 का डिवाइजर एक ही होगा, वो नंबर इटसेल्फ एंड 1, तो 1 वही हुआ। मतलब इसके दो फैक्टर्स नहीं है, दो फैक्टर्स नहीं है। अ नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट अ प्राइम इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो एक से ज्यादा है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर होता है। हेंस 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, तो 1 जो है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, बिकॉज इट्स सोल डिवाइजर इज 1 इटसेल्फ। जैसे अगर हम लोग 4 की बात करेंगे तो 4 को हम लोग 2/2 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, तो उसके डिवाइजर क्या क्या हुए हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसके डिवाइजर हो गए 1, 2, 3 एंड 6। तो यहाँ पर a natural number greater than 1 that is not prime। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। हमने यहाँ पर देखा 4 के 3 फैक्टर्स है, 6 के 4 फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो 1 जो है ये ना तो प्राइम नंबर है ना तो ये कंपोजिट नंबर है, ना तो ये प्राइम नंबर है ना तो ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर 1 is a prime number is a false sentence and therefore the truth value is f। With the sunset the day ends, ये कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया हुआ है, therefore it's a statement। आप सबको पता है this is a universal truth and therefore the truth value is t। 1 factorial is equal to 0। 1 factorial, 1 factorial मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। पहली बात तो यहाँ पर कुछ वैल्यू डिफाइन किया है, therefore yes this sentence is a statement, और इसका आंसर फॉल्स आता है। 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 आएगा and therefore the truth value is false। 3 plus 5 8 होता है which is greater than 11, ऐसा कुछ वैल्यू डिफाइन किया है। 3 plus 5 is greater than 11, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू डिफाइन किया है and therefore this sentence is a statement, लेकिन आपको पता है ये गलत है and therefore the truth value is false। I hope you have understood all these questions। So let's discuss about the permutations। अरेंजमेंट्स ऑफ टू बॉयज, अगर हमको दो बॉयज को अरेंज करना है तो हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो समझो दो बॉयज है ए एंड बी, हम लोग उनको खड़ा सकते हैं पहले ए बाद में बी, या फिर खड़ा कर सकते हैं पहले बी और बाद में ए। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 2 फैक्टोरियल। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 2 वेज। अगर हमको तीन जन को खड़ा है, तीन बॉयज को खड़े करना है एक लाइन में, तो उसको कैसे खड़ा कर सकते हैं? व्हाट कैन बी द अरेंजमेंट्स? पहले ए को खड़ा करेंगे, बाद में बी, बाद में सी, फिर ए को वैसे रखेंगे, बी और सी का ऑर्डर चेंज करेंगे, सी एंड बी। अब ए को पहले की जगह पर दूसरी जगह पर रखेंगे तो हो गया हमारा बी ए सी। फिर यहाँ पर ए को तीसरी जगह पर खड़ा कर देंगे तो हो गया बी सी ए। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, पहले ए को पहले नंबर पर खड़ा कर दिया, बी और सी को बाद में, तो बी और सी एंड सी एंड बी, ये दो कॉम्बिनेशन हो गया। अब बी को पहला खड़े करेंगे तो क्या हो गया? ए और सी बाद में, या फिर सी और ए बाद में। फिर अभी सी को पहला खड़ा करेंगे, पहले ए उसके बाद बी, या फिर बी उसके बाद ए। तो अगर हमको तीन जन को लाइन में खड़ा करना है तो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? तो तीन के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है 7 फैक्टोरियल, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज नंबर ऑफ वेज आर 6। तो 6 तरीके से आप उसको खड़े कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल मींस 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 6। I hope you have understood the meaning of factorial। The number pi is an irrational number। The number pi is an irrational number। पहली बात तो यहाँ पर कुछ वैल्यू डिफाइन किया है and therefore this sentence is a statement।
और ये ट्रूथ स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, therefore the truth value is 2t। अब ये क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। इज पाई अ रैशनल और इरेशनल नंबर? पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई का जो वैल्यू है, द वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट, द डिजिट्स गो ऑन फॉरएवर एंड एवर, वो रिपीट भी नहीं होता, रिकरिंग भी नहीं है। पाई का जो वैल्यू है दैट इज 3.1415926535897। नाउ दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, आगे और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। लेकिन होता है कैसे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, दैट इज 3.14 या फिर अप टू 4 डेसिमल 3.1456। अब यही आंसर हमको 22 डिवाइड बाय 7 में भी आता है, and therefore this is normally taken as the value of pi, but this is not the actual value of pi, this is approximation of pi। so 22 डिवाइड बाय 7 जब आप लिखते हो तो ये रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर का फीचर क्या है, व्हाट इज रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर which is can be expressed in a ratio of two integer। तो 22 डिवाइड बाय 7 ये रैशनल नंबर हो गया। लेकिन पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि पाई का वैल्यू ना तो रिपीट होता है ना रिकरिंग है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर 0.3333 आएगा, 3 इज रिकरिंग। 20 डिवाइड बाय 6, 20 डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर आपका 3 पॉइंट, तो उसके बाद 66666 होगा। तो यहाँ पर ये रिकरिंग है, राइट। लेकिन पाई का वैल्यू ना तो रिकरिंग है ना तो रिपीटिंग है। 22 डिवाइड बाय 7 ये रेशियो है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, और ये इंटीजर का रेशियो है, तो हम लोग इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। और इसका जो वैल्यू है वो आता है 3.142857, 142857, 142। अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट के बाद 142857 ये रिपीट हो रहा है, 142857, 142857, so it's रिपीटिंग। तो ये रैशनल नंबर हो गया। ये रैशनल नंबर ऐसा होता है कि जिसके डेसिमल के बाद ये नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाएगा, ना तो वो रिकरिंग होगा ना तो वो रिपीटिंग होगा, ना रिपीट होगा ना रिकरिंग होगा। मतलब 0 पॉइंट या फिर 3.333 नहीं है, 66 नहीं है, और इसकी तरह रिपीटिंग भी नहीं है। 22 डिवाइड बाय 7 करते तो इसका आंसर, तो फिर हम लोग स्कूल में क्यों लेते हैं पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 और 3 पॉइंट, ये सॉल्व करने के लिए। इट्स अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, it is approximation value। when we say pi is equal to 3.14, it's approximation of this value। और यही वैल्यू आपका 22 डिवाइड बाय 7 का भी आता है 3.1428, यहाँ पर 3.14, तो यहाँ पर 1 आ रहा है 3.14, therefore it is taken, but actual the pi is irrational number, and 22 divided by 7, which is an approximation of pi, is a rational number। I hope you have understood the actual answer। x square minus y square is equal to x plus y multiplied by x minus y for all values of x and y belonging to real numbers। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू डिफाइन किया हुआ है, तो आपको यस दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। तो आप सबको पता है ये इसका एक्सपेंशन ही है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का एक्सपेंशन x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y, मतलब इट्स अ ट्रू सेंटेंस and therefore the truth value is true। The number 2 is the only even prime number। नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। पहली बात तो यहाँ पर कुछ वैल्यू डिफाइन किया है, therefore सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, और आपको पता है यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस and therefore the truth value is p। हमने देखा था प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ दो ही डिवाइजर्स होते हैं, दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और उसका खुद का नंबर। तो 2 के दो फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दो ही डिवाइजर्स हैं and therefore 2 is a प्राइम नंबर। उसके बाद के जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे आप देख रहे हो यहाँ पर इवन नंबर है, ऐसा नहीं कि आगे आपको यहाँ पर मिलेगा ऑड नंबर से यहाँ पर
नेचुरल नंबर्स, अभी आप देखोगे 2 के बाद 4 जो इवन नंबर है उसके जो डिवाइजर्स है वो 1 2 एंड 4 है, तीन डिवाइजर्स है, मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। फिर 3 के बाद 4 तो कंपोजिट हो गया, 5 ये प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद 6 जो है, क्योंकि अगर आप इवन नंबर लोगे तो उसके तो तीन डिवाइजर तो वैसे ही बनने वाले हैं। कोई भी इवन नंबर लोगे बाद में, 2 के बाद कोई भी इवन नंबर लोगे तो उसके तो तीन डिवाइजर बनने वाले ही है। कौन से? एक तो वो नंबर इटसेल्फ, एक 1 और एक 2 होगा, बिकॉज इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 के बाद के सारे इवन नंबर्स जो है वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो दो, एक मात्र केवल एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज टू कोप्लानर लाइंस आर either parallel or intersecting। पहली बात तो कुछ वैल्यू डिफाइन किया, यस, तो सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट और ये ट्रू है। अगर आप एक ही सरफेस पर दो लाइंस ड्रॉ करते हो, एक ही सरफेस पर दो लाइंस ड्रॉ करते हो, तो या तो वो पैरेलल होगा या फिर वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा टू ईच अदर। इसके अलावा मतलब या तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे या फिर नहीं काटेंगे। अगर एक दूसरे को काटते दैट इज इंटरसेक्टिंग, नहीं काटते मतलब पैरेलल। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। So two coplanar lines are either parallel or intersecting. This sentence is true and therefore the truth value is T. The number of arrangements of 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial. पहली बात तो कुछ वैल्यू डिफाइन किया है, yes, it is a statement and this is a correct sentence and therefore the truth value is T. We have discussed the factorial part. टू वॉइस को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज आर 2 फैक्टोरियल। थ्री वॉइस को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज आर 3 फैक्टोरियल्स। लाइकवाइज if you want to arrange 7 girls, the number of ways will be 7 factorial. I hope you understood this. So this is a simple part now. 21. Give me a compass box. तो पहली बात तो यहाँ पर एक ऑर्डर दिया है और we can say it's a polite request also. तो इट इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अगर ये इम्पेरेटिव है तो ये क्या नहीं हो सकता, स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ब्रिंग द मोटर कार हियर, अगेन इट्स ऑर्डर। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इसका जवाब हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आज बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यस एंड नो, and therefore this is a open sentence and therefore it is not a statement. If a plus b is less than 7, if a plus b is less than 7, जहां पर a is 0 या फिर more than 0, b is 0 और more than 0, तो a का वैल्यू 7 से कम होगा, b का वैल्यू भी 7 से कम होगा। यस, पहली बात तो यहाँ पर कुछ वैल्यू डिफाइन किया है, therefore sentence is a statement। और अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे, कि a का वैल्यू 7 से कम, b का वैल्यू 7 से कम, जैसे 1 + 1 2 तो लेस देन 7, 1 + 2 3 लेस देन 7, तो ये करेक्ट हो जाएगा। if a value is less than 7, b value is less than 7, for all the values of a and b which are greater than or equal to 0, तो ये ट्रू हो जाएगा and therefore the truth value is T. Can you speak in English? It's a question and therefore it is an interrogative sentence. तो अगर ये interrogative sentence है तो ये statement नहीं हो सकता। I hope all 25 questions you have understood very well.